सो हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे का क्वेश्चन जो हमने पिछले क्लास में जो किया था सॉल्यूशन, वो 70 तक ही कर पाए थे हम लोग। तो आगे जो है उसके हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये 71 है। तो देखिए 71, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि p प्लस वन 2p+1 और 4p+-1 है और AP में है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए AP में रहे तो सबसे पहले आप याद रखिए कि तीन संख्याएं AP में है। तो AP में है तो 71 का क्वेश्चन है। सेवेंटी वन, तो तीन संख्या पहले लिख लेंगे, p+1 और फिर है 2p+1 और फिर आपका है 4p-1, 4p-1, ये तीन संख्याएं हैं। और हमें पता है कि तीन संख्याएं जब AP में होता है तो ये मान लो आपका A1 है, ये A2 है और A3 है। और AP में है तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा D जो होगा और इन दोनों का डिफरेंस D जो होगा वो दोनों इक्वल होगा। तो ये मानते हैं D1 और ये मानते हैं हम D2 और ये दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए अगर AP में है तो देखिए तो इसका D1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों का गैपिंग। तो D1 का वैल्यू आपका हो जाएगा D1 इज इक्वल टू D2। तो D1 का मान होगा A2 माइनस A1, ये हो जाएगा A3 माइनस A2। ठीक है, अब देखिए A2 का वैल्यू क्या है। तो A2 का वैल्यू देखो यहाँ पे ये है, A2 का वैल्यू ये है। तो हम लोग लिख देंगे 2p+1 माइनस A1 का वैल्यू आपका देखिए p+1, तो इसमें लिख देंगे p+1। A3 का वैल्यू आपका देखिए ये लिख देंगे 4p-1। A2 का वैल्यू आपका ये लिख देंगे 2p+1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2p+1 का 2p+1 हो जाएगा, -1 से मल्टीपल करेंगे तो आपका -p और माइनस प्लस -1 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे 4p-1 है, माइनस से करते हैं तो -2p और माइनस प्लस माइनस जो है वो आपका 1 हो जाता है। ठीक है, अब 2p में से यहाँ पर देखो हम करें तो 2p में से एक p घट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है। 2p में से एक p घट जाएगा तो p बचेगा यहाँ पे p, और +1 और -1 खत्म हो जाएगा। +1 -1 क्या होगा, खत्म हो जाएगा यहाँ। ये भी -1 है और ये +1 है तो खत्म। अब बराबर के उस तरफ को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो बराबर है तो उस तरफ ये 4p है और ये -2p है, तो यहाँ पे आपको प्लस में 2p बच जाएगा। अब यहाँ पे -1 है और -1 है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों -1 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -2। होता क्या है कि p को p से ही घटा सकते हैं और कोई संख्या है तो संख्या से ही ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों माइनस में था, ये दोनों देखो p और प्लस माइनस में है तो घट गया, बड़ा में से छोटा वाला घट जाएगा। प्लस में 4p था तो माइनस में 2p चला गया तो प्लस में 2p बच गया। और यहाँ -1 था, -1 था, -1 तो माइनस में 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि p वाला को एक तरफ कर देते हैं और बिना p वाला को एक तरफ, तो यहाँ p है, ये इस तरफ इधर आएगा तो माइनस में 2p हो जाएगा, इक्वल के इस तरफ आया और ये ऊपर में उधर ही रह जाएगा। तो यहाँ 2p में से एक p जब घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 1p और इज इक्वल टू आएगा -2। तो p बराबर आपका आ जाएगा -2/-1। तो यहाँ पे जब आप कट करोगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर 1 का 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी p का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, 2। और
निकालने के लिए बोल रहा था, पी का मान ही निकालने के लिए बोल रहा था, तो पी का वैल्यू 2 आ गया। अब देखते हैं पी का वैल्यू 2 है, हाँ है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 72। 72 में क्या बोल रहा है, देखिए, यदि किसी यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह स्पर्श रेखा कहलाती है। नॉर्मल सी बात है कि एक वृत्त है, देखिए एक वृत्त है, वृत्त के कोई एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए निकल रहा तो यह स्पर्श रेखा है। और अगर इसको ऐसे बीच से कट करते हुए निकले तो इसको छेदक रेखा बोल देंगे, ये वाला हो जाएगा रेखा छेदक रेखा। लेकिन यह स्पर्श रेखा ये वाला है, ऊपर से सिर्फ सट के निकल रहा है, एक बिंदु पर टच करते हुए निकल रही है। इस पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वृत्त है तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो जीवा जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। ठीक है, उसको याद रखें, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये देखिए सेंटर से निकल रहा है, तो ये जो है सेंटर से निकल रहा है तो वृत्त का ये व्यास होती है। लेकिन ये जो है ये जीवा कहलाएगा, ये जीवा कहलाएगा, ये जीवा कहलाएगा, सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होती है, तो याद रखिएगा, आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए, तो ये आपका 71 हो गया और आपका 72 हो गया खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग 73 से चलेंगे। देखिए, तो कहता है कि 73 में 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आता है, बच्चा फंस जाता है। देखो, परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ा में से डिफरेंस निकालना। परिसर मतलब होता है वही अंतर, डिफरेंस निकालना। तो डिफरेंस मतलब क्या होता है, देखिए परिसर का फॉर्मूला होता है, परिसर निकालना है तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या कर देते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है बताइए, बड़ी संख्या है 30, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या है इसमें से 9, छोटी संख्या क्या है 9, 9 से भी छोटी है नहीं, 9 है, 9 और 30, तो 9 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 21 आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से परिसर बोलेगा तो इतना कर सकते हैं आप। इसमें सबसे छोटी संख्या माइनस सबसे बड़ी संख्या, 30 में से 9 घटा दीजिए तो 21 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 72 की ओर। 74 में कहता कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, से को साइन हो गया, कोस हो गया आपका, फिर सेक, देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाता है आपका। कोसेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो सेक थीटा हो जाएगा। और यहीं पे आपका आ जाता है tan 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा आपका आ जाएगा tan थीटा। अब देखो ऑप्शन में क्या बोल रहा है, कोट 90 माइनस थीटा बोल रहा है, कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा कहाँ पे है, देखो आगे बढ़ जाओ, ये होंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, दो समरूप त्रिभुज है, तो ध्यान से समझिएगा, समरूप, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुज है, याद रखिए सिमिलर नहीं है, समरूप है। समरूप का सबसे पहला साइन क्या है होता है, तो ये इस तरह से हम लोग कर देते हैं इसको। ठीक है, समरूप को दिखाते हैं।
ठीक है, इस तरह से समरूप को दिखाते हैं। और दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका क्या परिणाम होते हैं, तो देखिए ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में जो कोण होगा वो तीनों कोणों का सम जो होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा तो इससे ये पता नहीं चलता कि त्रिभुज छोटा है या बड़ा है। ठीक है, हमें ये पता नहीं चलता है कि त्रिभुज बड़ा है या छोटा है एंगल से, लेकिन साइड से पता चलता है। तो देखिए ये साइड का इक्वल है, जैसे मान लो दे दिया जाए आपको ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो यहाँ पे हमें ये पता हो गया कि एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल डी का। ठीक है, एंगल बी बराबर है एंगल ई का, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ का। तो ये पता चल गया कि एंगल कोण बराबर होंगे। तो सबसे पहला बात है कि कोण इसमें क्या होगा, बराबर होगा। तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, तो पहला सही। और इसमें क्या है, तो कोण बराबर होंगे, लेकिन ये तो छोटा बड़ा है। लेकिन इसमें एक और है क्या चीज कि इसका जो कोणों का अनुपात होगा वो समानुपाती होना चाहिए। मतलब कि देखिए यह मान लो ये अगर 10 है, ये अगर 20 है, ये अगर 5 है और ये 10 है, ये 5 है, छोटा कैसे होगा एक से। मान लो ये 1 है, तो ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, तो इसके अनुपात जो होगा, भुजा का जो अनुपात होगा, यानी ए बी, पहले छोटा वाला लेते हैं, तो आपका ए बी बड़े वाला ले लो, ए बी रेशियो डी ई का इसका अनुपात जो होगा वो बी सी रेशियो ई एफ का रेशियो होगा, और ए सी रेशियो डी एफ का जो अनुपात होगा वो सारा जो है अनुपात जो है वो अनुपातिक होगा, यानी बराबर होंगे। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हो कि इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल नहीं होगा मतलब कि समानुपाती होगा। तो ये कंडीशन हम दिखा सकते हैं। अगर ऐसा कंडीशन है तो त्रिभुज कहेंगे कि दो त्रिभुज समरूप है। तो समरूप होने के लिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। देखिए एक ही अनुपात में हो, सारा जो है वो 2:1 के अनुपात में है। तो ये भी सही है, यानी दोनों सही है, यानी सी आंसर होगा। तो इसलिए इसका आंसर ए और बी ना मार के सी होगा इसका आंसर, क्योंकि दोनों ए और बी दोनों सी में हो गया, इनमें से कोई नहीं, तो सी आंसर होगा। डी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा नहीं आपका इस दोनों दोनों फॉलो कर रहा है, ए भी बी भी, तो इसलिए आंसर सी होगा। ये समरूप हो गया। सर्वांगसम उसको बोलते हैं जब दोनों इक्वल हो। देखिए सर्वांगसम तब बोलते हैं जब दो दो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, और इसका कोण भी बराबर हो, और अनुपात भी, भुजा का अनुपात भी भुजा भी बराबर हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वांग सम। तो यहाँ पे बोल रहा था समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है तो ये आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं।
76 का क्या कहता कि इसमें परिमेय संख्या कौन है। परिमेय संख्या वो होते हैं जो परिमेय अपरिमेय हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो अब उतना नहीं बताएंगे, हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इसमें कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए ये इसका निकल जाएगा 4, ये भी परिमेय है। ये नहीं होगा क्योंकि रूट में 3 नहीं होता, मतलब परिमेय नहीं होता, अपरिमेय है, तो इसलिए ये आंसर आपका नहीं है। ये आपका हो जाएगा, ये 4 में देखो ये रूट लगा हुआ है 5, तो ये अपरिमेय है, तो ये भी नहीं होगा परिमेय संख्या। अब ये देखिए ये तो कट जा रहा है, कट कर निकलेगा 2, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। तो इसीलिए परिमेय आपका 2 गो होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। अब बोलोगे ऐसा कैसे होगा, 2 गो ऑप्शन कैसे आ गया, तो देखो कुछ गलतियां हो गई होगी इसमें। गलती क्या हो गया इसमें, देखो 2√2 है और यहाँ पे √3 होगा, तब ये अपरिमेय होगा। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं, आंसर आपका ये होगा अगर ऐसा दिया होगा तो। लेकिन यहाँ पे जैसा दिया था कट गया, तो इसलिए परिमेय हो गया था। नेक्स्ट चलेंगे 77 में हम लोग। 77 में क्या बोल रहा है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्या ले लो आप, जरूरी नहीं है कि आपको करना। दो क्रमिक सम संख्या क्या होता है, 2 4 ले लो। ठीक है, इसका एचसीएफ निकाल दो, 2 से 4 को डिवाइड दो, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 4 हो गया 0, खत्म। तो एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया आपका। यही तो पूछ रहा था, दो सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होगा। आप कुछ भी ले लो, मान लो 16 ले लो और 20, 16 ले लो 18 ले लो, तो 16 से 18 को डिवाइड दो तो 16 एकम 16, 2 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, 2 से 8 दूनी 16, तो देखो ये इसका भी 2 आ गया, यानी सब का एचसीएफ जो है वो 2 ही आने वाला। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। तो दो सब संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, तो एक तो ऐसे बना सकते हो, एक तो ये तरीका है कि 2 होगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका गुणनखंड विधि से भी बना सकते हो, जैसे 2 को सम संख्या ले लो आप। ठीक है, एक ले लो, मान लो लगातार होना चाहिए, 2 क्रमिक सम संख्या, क्रमिक होना चाहिए। क्रमिक बोल रहा है तो क्रमिक में ले लो, एक आप ले लो 6, एक ले लो 8, 6 के बाद 8 हो गया सम संख्या। अब इसको फैक्टर के रूप में तोड़ दो, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, और इसका 8 का निकाल दो, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, होगा। अब इसमें क्या होता है, एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है 6 और 8 का, तो क्या होगा, जो दोनों में मिले, तो देखिए 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और कोई मिल रहा है नहीं, 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे वो आ जाएगा 1 इंटू 2, यानी आंसर आ जाएगा 2, एचसीएफ 2 हो गया। तो ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 77 हो गया, 78 में हम लोग चलेंगे। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ए बी का एचसीएफ गुने ए बी का एलसीएम निम्नलिखित में से बराबर होगा, तो देखिए हम लोग को पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू, दो अगर है ए और बी है, तो इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकला हुआ है, और एचसीएफ पता है, एलसीएम है, तो इससे एक रिलेशन आता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो नंबर ए गुने बी बराबर होगा एचसीएफ गुने एलसीएम। अब देखिए यही चीज को तो लिखा है यहाँ पे, देखो ये एचसीएफ एलसीएम बराबर पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा। देखो एचसीएफ, देखो एचसीएफ पूछ रहा है और गुने एलसीएम पूछ रहा है, यहाँ पे गुना का साइन है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, इसी का आंसर ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट 79 में हम लोग चलेंगे। देखिए 79 में क्या है, 79 में हम लोग पढ़ लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों में से निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। अब एल्गोरिथम वाला हम लोग क्या पढ़े थे आज, पिछले वीडियो में तो पढ़े थे कि भाग एल्गोरिथम, यूक्लिड
का भाग विधि क्या है? इसमें क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष होता है। ठीक है, इसी को लिखते हैं हम लोग प्लस शेष होता है। इसी को फार्मूला को लिखते हैं ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर लिखते हैं। आर यानी शेष हो गया। ठीक है, अब इसमें जरा देखो, कहता है कि ये जो हम लोग निकालते थे तो ये वाला जो था वो क्या होता था, एचसीएफ होता था। अगर जब ये जीरो हो जाता तो एचसीएफ निकलता था। तो एचसीएफ निकालने के लिए होता है इसको। ठीक है, फिर हम लोग इसमें ये भी चीज देखे थे कि आर का से रिलेशन इसमें कि आर का जो वैल्यू होगा वो जीरो से बड़ा या बराबर होगा लेकिन बी से छोटा होगा। बोले थे ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, महत्तम समवर्तक निकालने के लिए एचसीएफ का यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए ये भी पढ़े हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये बनाने नहीं जाएंगे। पाई से रिलेटेड याद रखो कि 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू परिमेय है और पाई का वैल्यू पाई जो है अपरिमेय। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाई पाई का एग्जैक्ट मान ये नहीं है। पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली लिया गया है। ठीक है, तो पाई के साथ में कोई जुट जाए, पाई के साथ में कोई घट जाए, पाई के साथ में डिवाइड हो जाए, पाई के साथ में आप गुना में लिख दो, तो ये सब अपरिमेय है। ठीक है, पाई का वैल्यू 180 होता है, ये भी आप याद रखो। पाई का वैल्यू जो है 22/7 होता है, ये भी याद रखो आप। ये मेंसुरेशन में यूज होता है, मतलब क्षेत्रमिति में, और ये आपको ज्योमेट्री में यूज होता है। ठीक है, पाई का 180 और पाई का वैल्यू 22/7। फिर आप इससे √3 का वैल्यू याद रखा करो, 1.732 होता है। √2 का मान याद रखो 1.414 होता है, ये आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या वो है जो होल नंबर यानी 0 1 2 टोटल संख्या। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 81 में चलते हैं। 81 में क्या है, 81 में देखिए कहता है बिंदु इतना का भुज क्या है। लो इसमें क्या ही बनाना है। भुज देखिए हम लोग को पता है कि कोई बिंदु है, ऐसे है x और y, तो इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख लो, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये होता है x और ये होता है y, तो इसको बोलते हैं कोटि और इसको बोलते हैं भुज। अब भुज मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, कोटि बोलेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, माइनस हो या प्लस हो कोटि होगा। ठीक है, तो भुज और कोटि। अब यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है और ये हमेशा x फर्स्ट में ही आएगा और y लास्ट में आएगा। ठीक है, अब अगर कोई संख्या दिया गया, देखिए इसी से रिलेटेड ऐसे, जैसे बिंदु दिया गया -12 और -18, इसका बोलेगा भुज क्या है, भुज क्या है, भुज बताइए, भुज बताइए सॉरी, और कोटि बताइए। तो हमें पता है भुज जो बोलते हैं वो x को बोलते हैं और कोटि जो है वो y को बोलते हैं। तो भुज ये x और y होता है, तो x पहले होता है तो -12 भुज हो गया और कोटि आपको -18। इसी में आज मतलब पिछले वीडियो में ही हम लोग बताए थे, पहले के वीडियो में हम लोग बोले थे कि x अक्ष से दूरी बोलेगा, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक होता है। x अक्ष से दूरी y निर्देशांक होगा। y निर्देशांक क्या है देखिए -18। अगर यही बोलेगा y अक्ष से दूरी x निर्देशांक होता है, तो इसमें बोलेगा कि वो x अक्ष y अक्ष से दूरी बताइए, तो -12 लिखोगे।
तो ये आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में ये सब चीज। ठीक है, भुज कोटि आ सकता है इसमें, भुज बोल सकता है। फिर एक और चीज दे सकता है इसमें, देखो आप, एक और चीज क्या दे सकता है, देखो ऐसे देगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। ये आपको क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ठीक है, और ये हमेशा जो है इसमें ये प्लस प्लस होता है, दोनों एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। यहाँ पे एक्स जो है वो प्लस, एक्स माइनस होता है और वाई प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस माइनस होता है। और इसमें आपका एक्स जो है वो प्लस रहता है और वाई माइनस रहता है, ये कंडीशन है इन सब का। अब इसमें ये बोलता है, आपको क्वेश्चन ऐसा दे देगा, इसका यूज करके देगा कि -12 और -18 किस क्वाड्रेंट में है, मतलब कि किस पाद में है, ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, या चतुर्थ पाद। ठीक है, तो किस में है, तो आपका देखो दोनों माइनस माइनस किस में दोनों होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी थर्ड पाद, तो थर्ड में हो गया, तीसरा चतुर्थांश। ठीक है, तो इसमें थर्ड लिखते हैं, थर्ड, चतुर्थांश बोल दो, पाद बोल दो, या फिर क्वाड्रेंट बोल दो, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, इस पर क्वेश्चन -12 +18 ऐसा बोल सकता है, +12 -18 बोल सकता है, +12 और +18 बोल सकता है। अब बताओ आप कौन सा किस क्वाड्रेंट में। तो देखो माइनस एक्स माइनस होगा, वाई प्लस, दोनों प्लस कहाँ होगा, तो फर्स्ट में। अब देखो इसमें एक्स वाला जो है वो माइनस होगा, तो एक्स माइनस, पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, ये हो गया सेकंड में, इसमें ये सेकंड है। थर्ड में आपका हो जाएगा ये आपका फोर में हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्रथम पाद हो सकता है, द्वितीय पाद हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, जो कि आपको सारा क्लियर हो जाएगा, तो रिवीजन रिवीजन हो जाएगा, तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 81 था, 81 का क्या क्वेश्चन था, इसका भुज क्या है। तो भुज देखिए, भुज क्या है, ये भुज होता है, ये कोटि होगा, तो भुज आपका -12 होगा आंसर, भुज ये वाला होगा, पहले वाला एक्स, भुज मतलब एक्स होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 डिग्री रखेंगे और यहाँ 90 डिग्री रखेंगे, तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, साइन 90 का वैल्यू हो जाता है 1, और कोस 90 का वैल्यू हो जाता है 0। तो बोल रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, कोस 90 का वैल्यू 0, वैल्यू क्या आ गया 1, आंसर 1 हो जाएगा आंसर। अब आपको मान सारणी याद रखना पड़ेगा, मान सारणी निकाल कर एक बार बता देते हैं आपको, ताकि रिवीजन हो जाए। ठीक है, देखो आप, देखो मान सारणी निकालने के लिए, मान सारणी, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन कोस टेन, ये तीन को याद रखने से आपका निकल जाता है कोसेक, सेक, और फिर कोट निकल जाता है। तो हम लोग ये तीन को पहले याद रखेंगे, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए ये होता है आपका साइन में 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए अरे क्या हो गया, चलो हटाओ। चलो कहाँ तक हम लोग हो गए थे, मान सारणी बताते हैं। ये आपको बता दिए थे 82 तक। 82 का फिर मान सारणी क्या था। मान सारणी देखिए यहाँ पे था आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये था आपका। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और फिर कोट। और फिर इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साइन में क्या करते हैं, लिख देते हैं 0 1 2 3 4 तक, और फिर 4 से डिवाइड देते हैं सबको। ठीक है, और फिर इसको रूट दे देते हैं, और जो वैल्यू आता है वो आ जाता है साइन का वैल्यू। तो ये तो 0 से डिवाइड देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0, 0 से 0 हो जाएगा, 1/2 तो 1/2 हो जाएगा इसका, 2 से 2 बार में कटेगा तो 1 का निकल जाएगा, √2 का निकलेगा, 1/√2 हो जाएगा। ये √3/2 हो जाएगा, और ये आपका 4 से 4 कैंसिल, यानी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया, एक आ गया 0, एक आ गया 1/2 साइन 30 का, 45 का 1/√2 हो जाएगा, 60 का √3/2 हो जाएगा, और 90 का वैल्यू 1। अगर किसी बच्चा को नहीं याद है तो ऐसे कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट ही बनाइए आप। अब क्या कीजिए, कोस में निकालना है तो ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा पहला वाला में, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ उलट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब देखिए, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट में, ये हो जाएगा √3/2 यहाँ, ये हो जाएगा 1/√2 का 1/2, ये हो जाएगा 1/2 यहाँ, और 0 आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा। tan निकालना है तो 0/1 को डिवाइड दे दो, तो 0/समथिंग बराबर क्या हो जाता है, 0। लेकिन समथिंग/0 रहेगा तो इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ आपको ये जो है 1/2 जो है √3/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 1/√3 आ जाएगा इसका वैल्यू, 1/2 था ये जो है √3/2 है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल होगा तो √3 हो जाएगा। अब इसी के ये हो गया। अब देखिए यहाँ साइन का उल्टा जो है वो कोसेक हो जाता है, 0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 है तो 1 रह जाएगा। 1 का उल्टा करोगे तक ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन 0 है।
लेकिन जरा देखो, यदि 0 है, इसके नीचे 1 है, तो इसका वैल्यू 0, लेकिन ये ऊपर ये नीचे 1/0 कर दोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब ये 1/2 को तो 2 हो जाएगा आपका, √3/2 तो √2 हो जाएगा, और 2/√3 है तो √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगा। फिर आप यहाँ भी कर दो, ये 1 कर दो, ये 2/√3 कर दो आप इसका वैल्यू, ये √2 कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो। tan का अपोजिट आपका ये कोट हो जाता है, तो ये 0 है तो इनफाइनाइट कर दो, √3 कर दो, 1 1/√3, और इनफाइनाइट है तो 0 कर दो। तो इस तरह से मान सारणी हम लोग याद करते हैं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए 82 को देख लिए, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 90 90, sin 90 का वैल्यू हो जाएगा आपका 0, सॉरी ना, sin 90 का वैल्यू हो जाएगा 1 और cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0, और घटाओगे तो हो जाएगा 1, 1 मार के आगे बढ़ जाओ 83। तो हम लोग 83 में चलेंगे। 83 में क्या होता है, सेक 83 में देखो, सेक आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का वैल्यू, तो सेक 60 डिग्री का मान को हम लोग और किस में बदल सकते हैं। देखो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो एक तरीका के वैल्यू से देख लो। सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है कोस 60 डिग्री का उल्टा, तो कोस 60 डिग्री का आप देख सकते हो कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। अब 2 देख लो किस में होता है, तो कोसेक 30 का हो जाएगा, तो साइन 30 का वैल्यू हो जाता है, साइन 30 का हो जाएगा आपको 1/2, तो इसी का कोसेक 30 हो जाएगा, वैल्यू 2 हो जाएगा, तो कोसेक 30 बना लोगे, तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसे, एक तो ऐसे तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, सेक आपका 60 डिग्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक, क्या हम इसको 60 को लिख सकते हैं कि 90 रुपया में से 30 रुपया घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, लिख सकते हैं। और सेक 90 माइनस थीटा क्या, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा हो जाता है, कोसेक 30, तो ये इसका वैल्यू हो गया, तो यहाँ पे बनाओ कोसेक 30, ये आपका कोसेक 30 है, तो यहाँ पे आपका कोसेक 30 हो जाएगा। ठीक है, अब 84 में हम लोग चलते हैं। 84 में देखिए क्या है, 84 में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, देखिए 84 में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ वाले वृत्त के केंद्र से 10 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी रेडियस दिया हुआ है आपको, और जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से एक वृत्त पहले बना लो, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर, ये 10 है, यहाँ से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा, ठीक है, और ये यहाँ पे जो है वो रेडियस है जो कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या आपका 6 दे दिया और ये आपको दे दिया 10। तो यहाँ पे दो तरीका से बना सकते हैं, एक ट्रिपलेट का यूज करके, एक डायरेक्ट। तो देखिए हमें तो पता है कि ये 90 डिग्री होता है यहाँ पे, तो 90 डिग्री के ठीक सामने ये बड़ी वाली भुजा हो जाएगा, तो ये h हो गया, h का स्क्वायर, तो बाकी ये p होगा और एक b होगा, तो इसको आप p मान लो, इसको h मान लो, तो h का स्क्वायर 10 का स्क्वायर बराबर p 6 का स्क्वायर प्लस b निकाल दो, 10 का स्क्वायर 100 बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस b का स्क्वायर, 36 घट जाएगा इधर आकर तो कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 64, अब बी स्क्वायर बराबर आपका 64 आ गया, तो बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 64, तो इसका वैल्यू 8 आएगा, तो इसीलिए बी का मान जो है वो 8 आ गया। बना लो यहाँ पे क्या है, बी का वैल्यू 8 आ गया, देखो ये बी यानी ये बी हो जाएगा, ये डिस्टेंस, एक तो ये है। दूसरा तरीका ऐसे याद रखो, आप ट्रिपलेट याद रखो कि 3 4 5 है,
तो बड़ा वाला भुजा अगर 10 है तो ये डबल हुआ है, तो सारा डबल होगा। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो हमें 6 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ, 8 नहीं दिया हुआ। 8 आंसर इसका होगा। इस तरह से आप शॉर्ट में बना सकते हो। ये हो गया 84। 85 में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 85 क्या है? यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो परिधि बताइए। तो उससे देखो, परिधि के लिए क्या फॉर्मूला होता है? वृत्त की अगर परिधि है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2 पता है, पाई का वैल्यू 22/7 पता है, और हमें पता ही नहीं। तो कहाँ से आएगा? तो r का वैल्यू हमें जो दिया हुआ उससे आएगा। जो चीज नहीं पता आएगा वो इससे आएगा, पहले वाला से। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 154। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर निकालना है, तो 154, अब ये 7 जाएगा ऊपर और ये 22 आएगा नीचे। इसको कट करो, 11 से 2 बार में, 11 से कट करो 1 और 4, 14 बार में, 2 से कट करो 7 बार में होगा। तो यहाँ पे आप देखो आर स्क्वायर का वैल्यू आपका आ गया 7 का स्क्वायर। तो आर का वैल्यू अंडर रूट में 7 का स्क्वायर से रूट खत्म, आर का वैल्यू 7 आ गया। अब यही 7 को यहाँ पे रख देंगे आर के जगह पे 7, और कटता है तो काट दो, और ये 22 दूनी 44 हो जाएगा। परिधि है तो सी सेंटीमीटर। देख लो आंसर कहाँ मिल रहा है आपका। तो ये आ गया 44। अब देखिए 86 में क्या बोल रहा है? आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन। अब ये गोला है, गोले का आयतन तो नॉर्मल सी बात है, त्रिज्या आर ही मानते हैं। गोले का आयतन के देखो डायरेक्ट फार्मूला है। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम बराबर होता है, देख लो गोले का बता देते हैं। पहले ये हो गया, इरेज कर दें। अब देखिए गोला पे है तो गोला पर देख लेते हैं हम लोग। गोला, स्फीयर, गोला कहते किसको है? ये गोला हो गया बॉल के आकार का, ठीक है। अब गोले का बोल रहा है कि रेडियस होता है। देखो अर्धगोला भी एक है, एक अर्धगोला होता है, ये रेडियस होता है। ये इसका हाइट भी रेडियस, ये भी रेडियस हो जाएगा। तो इसका रेडियस जो है वो मान लिया आर, त्रिज्या आर है। त्रिज्या क्या है? आर। अब देखिए गोला जो है, गोला का कुल परिक्षेत्रफल बोलेगा, तो कुल परिक्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया बोलता है, तो ये होता है 4 गो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर 4πr स्क्वायर। और संपूर्ण परिक्षेत्रफल हो गया आपका। गोले का आयतन बोलेगा, वॉल्यूम बोलेगा, आयतन। तो आयतन होता है गोले का आपका 4/3 पाई आर का क्यूब, ये होता है आयतन। आपका अर्धगोले का आयतन, ये तो पहले ये देख लो, ये हो गया। अब गोले के अर्धगोले का आयतन बोलेगा, से संबंधित अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया बोलेगा, तो क्या हो जाता है? देखो इस संपूर्ण परिक्षेत्रफल इसको बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और इसको बोलते हैं आयतन, गोले का आयतन। अब इसको भी बोलेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल।
ये फार्मूला इंग्लिश में हो गया आपका। देखिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, फिर आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल देगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और फिर आपका आयतन बोल देगा। देखिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यदि बोलता है तो ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 गो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। अर्धगोला का बोलेगा तो, अगर वक्र बोलेगा तो 2 पाई r², और अगर आयतन बोलेगा तो इसी को 2 से डिवाइड दीजिए तो 2 पाई 3 पाई r³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन। अगर खोखले गोले का आयतन बोलेगा तो, यानी छिलके का आयतन बोलेगा तो, छिलके का आयतन बोलेगा, छिलके का आयतन बोलेगा तो 4/3 पाई बड़ा r³ माइनस छोटा r³, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिज्या r है, त्रिज्या r है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गोला से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एक लास्ट 87 नंबर क्वेश्चन, इसका देखेंगे हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक बताइए। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या पहले हम लोग लिख लेंगे। तो अभाज्य संख्या कौन सा है, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा है, वो संख्या जो एक और अपने आप से कटे, तो 2 हो जाएगा। एक ना अभाज्य संख्या एक जो है वो ना ही अभाज्य है, नहीं है, और ना ही तो यौगिक है, दोनों में से कोई नहीं है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13। तो क्या बोला था, प्रथम 6, तो 6 हो गया, 3 और 3 6 हो गया। और इसका माध्यक मतलब, माध्यक मतलब होता है बीच का संख्या, तो निकाल दीजिए, 3 इधर खत्म हो गया, बीच का वैल्यू। तो बीच का वैल्यू कैसे निकलेगा, 5 + 7/2 कर दीजिए, 7 5 12/2 कर दोगे तो आपका हो जाएगा 6, 6 आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका से बनाने के लिए बताए थे। दूसरा तरीका क्या बताए थे कि गिन लो के वो है, तो n बराबर देख लो कितना है, 1 2 3 4 5 6, आरोही क्रम में पहले सजा दो। क्या बोला गया था कि आरोही क्रम में सजा दो, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो क्या होगा आपको, 2 3 5 7 11 और 13 बढ़ते क्रम में ही था, तो संख्या n आ गया। तो हम लोग यहाँ से हम लोग पढ़े थे कि n बराबर यदि सम संख्या हो तो सम संख्या तो माध्यक के बराबर फार्मूला होता है, n/2 चर मान प्लस n/2 + 1 चर मान, चर मान का माध्य। तो देखिए n कितना है, 6 है, तो 6 n/2 निकालेंगे, n अगर 6 है तो n/2 निकालेंगे तो 6/2, और 6/2 + 1 माध्य, ये बोल रहा है। तो इसी को जब कट करेंगे, इसी को जब कट करेंगे तो हो जाएगा 3, और इसका हो जाएगा 3 + 1 4, तो क्या हो जाएगा, 3वां चर मान प्लस 4वां चर मान का माध्य। तीनवां कितना है, तीनवां आपका है पहला दूसरा तीसरा, ये 5, और चारवां कितना है 7। अब माध्य मतलब होता है, माध्य का मतलब होता है दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 5 7 5 12 बट्टा में 2 यानी 6 आंसर।
आप जब बड़ा क्वेश्चन बनाना हो लघु में तो ऐसा बनाइए, ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट बीच वाला देख लीजिए। ये 6 हो गया। ठीक है, तो आपका यहाँ तक 87 तक कंप्लीट हो गया है। इसके आगे जो है अब हम लोग 100 तक जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, थैंक यू। आप लोग बस इसी तरह